सो कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है, तैयारी है, बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर जो नेशनल इनकम है, उसको शुरू करेंगे। हम नेशनल इनकम के बारे में सब कुछ जानेंगे आसान तरीके में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में, और आपकी रिवीजन इससे अच्छी हो जाएगी। ठीक है, शुरू करें हम। इंट्रोडक्शन देखते हैं। नेशनल इनकम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हिंदी में सुनना चाहते हैं उनके लिए हिंदी में भी बोल रहा हूँ मैं कि जो नेशनल इनकम होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में। इट हेल्प्स मेजर्स द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री बाय कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम यहाँ से कैलकुलेट की जाती है, मतलब कि पूरे नेशनल की। जैसे हम एक हाउस होल्ड की, घर की इनकम को मेज़र करते हैं कि हमारे घर वाले सारे मिल के कितनी कितनी इनकम जनरेट करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, उसको उसी को बस हम नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, सबकी इनकम को जनरेट करने को मेज़र कर लेंगे, उसको नेशनल इनकम कह देते हैं। तो वी कैन नो द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। बल्कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है हमारे देश में, इनकम, एक्सपेंडिचर कितना है, और लोगों का रहने सहने का क्या स्टैंडर्ड है। So in simple words, national income refers to the money value of all final goods and service produced by normal residents of country during 1 year। मतलब कि कोई भी चीज़ हम जैसे देख रहे हैं वो मोस्टली वन ईयर के अंदर ही देखी जाती है। तो एक साल के अंदर जो भी इंडिया में, हमारे देश में नेशनल, ठीक है, हम नेशनलिस्ट है ऑब्वियसली हमारे देश। सो जो भी वैल्यू निकल के आ रही है फाइनल गुड की। अब फाइनल गुड क्या है? फाइनल गुड मतलब कि जो तैयार हो चुकी है, पूरी फैक्ट्री से बन के निकल चुकी है, ठीक है, बाज़ार में आ गई, तो वो फाइनल गुड है। एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल, मतलब कि हम जो सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बना रहे हैं, आइसक्रीम बना रहा है, कोई फर्नीचर बना रहा है, ठीक है, उसको हम नेशनल इनकम कह देते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट देखते हैं गुड्स की। गुड्स क्या होता है? अब जो बिगिनर हैं, बिल्कुल ही जिनको भी इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, उनको कंसेप्ट क्लियर करने में ज़्यादा मतलब कि काम की चीज़ है। जैसे गुड्स, जिनको ऐसा भी नहीं पता कि गुड्स क्या होते हैं, तो गुड्स एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स एंड हैज़ मॉनिटरी वैल्यू। मतलब कि गुड्स एक ऐसी चीज़ होती है जो ह्यूमन को सेटिस्फाई करती है। जैसे मैं हूँ, अब मुझे पढ़ाने के लिए एक मोबाइल चाहिए, तो मुझे सेटिस्फाई क्या कर रहा है? मोबाइल कर रहा है, तो मेरे लिए वो गुड है। एंड उसकी यूनिटरी वैल्यू भी मोबाइल की, कि मैंने भाई 20,000 का लिया, 15,000 का लिया, राइट। तो उसके बाद है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? इनटेंजिबल एक्टिविटीज़। अब ये इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल क्या होता है? इनटेंजिबल मतलब कि हम इसको सिर्फ देख सक रहे हैं, ठीक है, इसको छू नहीं पा रहे हम, कि ऐसे जैसे मोबाइल मोबाइल तो मेरे हाथ में है, तो इंटेंजिबल नहीं है ये सर्विस, ठीक है। सर्विस मतलब कि कोई ऑनलाइन काम कर रहा है तो वो सर्विस दे रहा है। तो इंटेंजिबल एक्टिविटी प्रोवाइडर फॉर पेमेंट सच एज एजुकेशन, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगी? इंटेंजिबल चीज़ होगी, हेल्थ केयर होगी, बैंकिंग होगी, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो सारी सर्विस आ गई, सर्विस, ठीक है, ओके। उसके बाद फाइनल गुड क्या होती है? तो गुड परचेस्ड फॉर फाइनल कंजप्शन एंड नॉट फॉर रीसेल। फाइनल कंजप्शन के लिए जो गुड परचेज की जाती है, ठीक है, उसको फाइनल गुड कह देते हैं। एंड वो रीसेल नहीं होती, ठीक है। रीसेल मतलब कि वो हम ही उसको कंज्यूम कर लेंगे, हम खा के। अब ऐसा थोड़ी है कि जो मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ वही जाके अपने बाजार में फिर से बेच दी कि आधी बची के लिए ये लो खा लो, ठीक है, तो वो तो ऐसा रीसेल तो हो नहीं सकती। तो फाइनल गुड क्या बनेगी? कि गुड परचेज फॉर फाइनल कंजप्शन। जो फाइनल कंजप्शन के लिए जो हम परचेज कर रहे हैं वो फाइनल गुड है, कि आगे नहीं बढ़ सकती, वो वहीं पे स्टॉप हो गई। एग्जाम्पल्स, तो ब्रेड परचेस्ड बाय अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर ने ब्रेड खरीद लिया। सो जैसे कि कार परचेस्ड बाय फैमिली, एक फैमिली ने कार परचेज दी, ठीक है। अब कार तो चलो रीसेल हम कह सकते हैं कि हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो ले तो अपने लिए रहा है। अभी उसने ऐसा तो नहीं सोचा कि मैं आज लेके मैं कल ही बेच दूंगा इसको, राइट। अब उसके लिए तो ये फाइनल गुड ही है ना अभी, तो ये होती है फाइनल गुड। फिर आ जाती है इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होती हैं? तो गुड्स यूज्ड एज इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। मतलब कि इंटरमीडिएट की जैसे बिचौलिया होता है ना, रिश्ते करवाता है जो बीच में दो फैमिलीज को मिलवाता है, तो गुड्स वो होगी कि बीच वाला जो बंदा है उसको कह देते हैं इमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब बिचौलिए को समझ लो। गुड्स यूज्ड एज इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, जिसको दूसरी चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है। एग्जांपल, जैसे फ्लोर यूज्ड बाय बेकरी, ठीक है, जैसे बेकरी है वहाँ पे कुछ लाइक बिस्कुट बन रहे हैं, बिस्कुट बनने में आटा बीच में आ रहा है ना। आटा जो बीच में आ गया वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट हो गया। आटे से बिस्कुट बन रहे हैं आगे आगे। उसके बाद स्टील यूज्ड बाय कार मैन्युफैक्चर, ठीक है, स्टील जो है वो बीच में आ रहा है कार बनने से पहले, है ना, तो वो इंटरमीडिएट गुड बन गई। कि जो भी चीज़ बनाने में मदद कर रहा है, ठीक है, जो बीच में आ रहा है वो इंटरमीडिएट गुड है। उसके बाद ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अब डबल काउंटिंग का मतलब क्या है? कि हम दो बार काउंट नहीं करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। जैसे सिर्फ जो फाइनल गुड्स होती हैं जो पूरी तरीके से बन के बाहर निकल गई हैं बाज़ार में, वही सिर्फ नेशनल इनकम में काउंट की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उसको पहले हम फैक्ट्री में टैक्स लगा के, ठीक है, वो ऐड कर दिया कि भाई टैक्स लगा था इसके ऊपर, ठीक है, उसकी इनकम ऐड कर दी, फिर बाहर जाके वो पहुंची है, उसको फिर से मतलब कि उसी में मिला दिया, ऐड कर दिया,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको डबल काउंटिंग करेंगे, सिर्फ एक बार। जैसे पूरी बिस्कुट लगा लीजिए, जैसे आटा है, आटे के ऊपर 10 रुपये का आटा लेके आए मैं, ठीक है, फैक्ट्री में, फिर उससे हमने बिस्कुट बना दिए। अब बिस्कुट कितने के बन गए? टोटल 20 रुपये के बन गए, लगा लो। अब बाज़ार में पहुंच गए, टैक्स लग गया उसके ऊपर, तो वो 30 रुपये हो गए बिस्कुट, ठीक है। अब जो बाज़ार में उसकी असली कीमत कितनी होगी? 30 रुपये होगी, ठीक है। अब 30 रुपये के बीच हम दोबारा से वो थोड़ी जोड़ेंगे, 10 रुपये का जो आटा लिया था दोबारा से जोड़ दिया, फिर 20 का है ना, फैक्ट्री में उसको बनने का रेट था वो जोड़ दिया दोबारा से। अब ऐसा थोड़ी है कि उसको 20 और 30 और 10 वो पहले वाले मिला के 30 बल्कि 60 कर देंगे टोटल, वो 30 रुपये ही है। ओके। सो उसके बाद है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर, जैसे सर्कुलर हम घूमते रहते हैं ना, कि सर्कुलेट होती रहती है कोई चीज़, जैसे रिसाइकलिंग होती है, दोबारा से यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसे समझना आप इसको। तो इन एन इकोनॉमी हाउस होल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू फर्म्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि लैंड हो गया, LLCE, ठीक है, ऐसे बन गया LLCE, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी चीज़ को करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है, ओके, प्रोडक्शन करने के लिए। उस जैसे फर्म्स पे, जैसे जो फर्म है, ठीक है, कोई फर्म खोली है छोटी सी, एंड रेंट फॉर लैंड, अब वो रेंट दे रही है लैंड के लिए, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैंने लगा लो कि खेत ले लिया, वहाँ पे मैंने डेयरी फार्म लगा लिया, मैं लैंड रेंट दे रहा हूँ उस लैंड का, जो भी मैंने डेयरी फार्म लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर वेजेस फॉर लेबर, जो लेबर काम कर रहे हैं वहाँ पे उसको वेज दे रहा हूँ। उसके बाद इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, ठीक है, जो मुझे कैपिटल वगैरह बन रही है, फिर उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, उसको प्रॉफिट मिल रहा है ऊपर से चीज़ें बेच के। तो चीज़ें ज़रूरी होती हैं ये, ठीक है, इकोनॉमी में। इकोनॉमी का एक तरीके से बेस समझ लो आप, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को एंड एंटरप्रेन्योरशिप को। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद so households use this income to purchase goods and services from firms, thus income continuously circulate in the economy, ठीक है, बल्कि सर्कुलेट होती रहती है इकोनॉमी में, ओके, इनकम वगैरह। उसके बाद डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स पोलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया का पोलिटिकल मैप है, हम देखते हैं कि हमारी भाई इतनी बड़ी बाउंड्री है, ठीक है, तो हमारा पोलिटिकल मैप है वो। सो पोलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया होगी, इंडियन एम्बेसीज अब्रोड में, ठीक है, जो हमारी जैसे इंडिया की एम्बेसी USA में खुली हुई है, तो वो USA का हिस्सा नहीं है, वो हमारा पार्ट है, ठीक है। एंड जो उसकी जितनी भी ज़मीन है, चाहे वो लगा लो आपकी 10 स्क्वायर यार्ड में बनी हुई है, तो वो भी हमारा ही है वो, ठीक है, जितना भी हुआ है एरिया, ओके। सो इंडियन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग इंटरनेशनली, जो हमारी शिप्स हैं, हमने जहाज़ बनाए हैं, हमारे एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, जो बाहर चल रहे हैं, यात्रियों को लेके जा रहे हैं, वो भी हमारे हैं, ठीक है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे वो, ठीक है। लेकिन इसमें जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, जैसे USA की, इंडिया में भी तो होगी ना, जैसे हमारी जो एम्बेसी है वो USA में खुली हुई है, एंड USA की जो एम्बेसी है वो इंडिया में भी खुली होगी फिर, तो वो हमारी ज़मीन नहीं है, वो उनकी है, ठीक है, वो एम्बेसी उनकी है, तो वो उनकी इनकम में काउंट किया जाएगा, हमारी में नहीं, ओके। एंड जो हमने उधर खोल रखे है USA में, वो हमारे इधर आएगी इनकम में। सो नॉर्मल रेजिडेंट्स देखते हैं, तो नॉर्मल रेजिडेंट तो सिंपल सी बात है कि पर्सन और इंस्टीट्यूशन डैट ऑर्डिनरी रिजाइड करता है किसी भी कंट्री में एंड हैज़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट देयर, ठीक है, और वहाँ पे वो रह रहा है, पैसे वगैरह कमा रहा है, इंटरेस्ट देख रहा है, तो होगा नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। एग्जांपल जैसे एन इंडियन वर्किंग इन USA फॉर 1 ईयर, ठीक है, कोई इंडियन वर्कर था एंड वो USA में काम कर रहा था 1 साल के लिए, स्टिल कंसाइडर्ड एन इंडियन रेजिडेंट, एंड वो इंडियन रेजिडेंट ही अभी तक वो, फॉर नेशनल इनकम पर्पसेस, ठीक है, क्योंकि जो इसकी इनकम है वो हमारे इंटरनेशनल में आके ऐड हो रही है, इफ़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट रिमेन लिंक्ड टू इंडिया। अब देखते हैं फाइनली जो सबसे मशहूर कंसेप्ट है GDP के बारे में, कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। सो GDP इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल गुड आप समझ गए होगे ना, काफ़ी अच्छे से हमने देखा है कि जो चीज़ पूरी तरीके से फैक्ट्री से बन के आके बाहर तैयार होगी, मार्केट में पहुंच गई, वो फाइनल गुड है। एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग अ ईयर, बल्कि 1 साल में जो भी इंडिया में चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है, एंड वो फाइनल गुड है, उसको GDP कहते हैं, ओके। फीचर्स जैसे इंक्लूड रेजिडेंट होते हैं इसमें, हमारे जो इंडिया में रेजिडेंट बैठे हैं, जैसे मैं हूँ, मैं इंडिया में पैसे जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं इंडिया की GDP में आ रहा हूँ, ठीक है। एंड जो फॉरनर हैं तो वो भी हमारी पोलिटिकल बाउंड्री के अंदर, ठीक है, जैसे कोई लंदन से बंदा है, वो लंदन से बंदा इंडिया में आके काम कर रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है, कोई कंपनी है Amazon है, वो इंडिया में काम कर रही है, ठीक है, तो जो भी वो इनकम जनरेट कर रहे हैं हमारी इंडियन पोलिटिकल बाउंड्री के अंदर, तो हमारी GDP में ऐड होंगे वो, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा प्रोडक्शन बाय इंडियन अब्रोड, लेकिन जो बाहर बैठ के पैसा कमा रहे हैं, जैसे हमारे कोई रिश्तेदार बाहर गए हुए हैं किसी कंट्री में, जो बाहर से वो पैसा कमा रहे हैं, वो GDP में ऐड नहीं होंगे, ठीक है, वो GNP में ऐड होते हैं, उसका कंसेप्ट आगे हम पढ़ेंगे। तो GDP आप समझ चुके होंगे कि हमारी जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, ठीक है, यहाँ पे, एंड जो भी उसके अंदर पैसा कमा रहा है, चाहे वो इंडियन है चाहे फॉरनर है, वो GDP में ऐड होगा, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हमारा इंडिया में पैदा हो रहा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समझ चुके होंगे आप। सो इसके टाइप्स भी होते हैं, जैसे GDP एट मार्केट प्राइस,
जिसको हम जीडीपी एमपी कह देते हैं, और एक जीडीपी होता है फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एफसी। अब इसको देख लेते हैं आगे। आगे है आएगा हमारा अच्छा, इसको भी मैं समझा देता हूँ कि जो जीडीपी मार्केट प्राइस के ऊपर है, कि जो बाहर आ चुका है, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, कि मार्केट के ऊपर उसका कितना प्राइस है, वो मार्केट प्राइस के ऊपर है। एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है, जो फैक्ट्री में है, ठीक है, फैक्ट्री में ऑब्वियसली सब्सिडीज वगैरह मिलती हैं, ठीक है, टैक्स तो लगता नहीं है, तो इसमें इसलिए सब्सिडी ऐड कर दी जाएंगी फैक्ट्री कॉस्ट में, वो सब जो टैक्स वगैरह लगते हैं उसको एक्सक्लूड कर देंगे। और इसका उल्टा हमने मार्केट प्राइस में कर देना है, मार्केट में सब्सिडी निकाल देंगे और टैक्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि बाहर आके टैक्स तो लगेगा ना चीज़ के ऊपर, जैसे जीएसटी लगेगी, तो मार्केट जीएसटी से याद रख लेना कि मार्केट प्राइस के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है, ऐसे फैक्टर कॉस्ट के ऊपर एक्सक्लूड हो जाता है वो। आगे हमारा जीएनपी का कंसेप्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। सो जीएनपी मेजर्स प्रोडक्शन बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिगार्डलेस ऑफ वेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, बल्कि जो हमारे इंडिया के रेजिडेंट हैं वो बाहर जाके जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं वो हमारी होगी। अब ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने इंडिया में रह रहे हैं या फिर सिंगापुर में रह रहे हैं, ठीक है, फ्रांस में रह रहे हैं। इसका मतलब है कि नॉर्मल जो हमारा रेजिडेंट है हमारी कंट्री का, ठीक है, वो कहीं पे भी कुछ भी जनरेट कर रहा है, ठीक है, चाहे हमारी इंडिया में कर रहा है चाहे बाहर कर रहा है, वो जीएनपी में ऐड होगा। ग्रोस, क्योंकि हम ग्रोस देख रहे हैं, सारा देख रहे हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या है इसका, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी आ जाएगा और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, कि जो बाहर से भी इनकम आ रही है, जैसे मेरे लगा लो कि कोई रिश्तेदार है मेरा, वो बाहर गया हुआ है, ठीक है, फ्रांस गया हुआ है, वहाँ से वो पैसे कमा के हमें भेज रहा है इंडिया में, ठीक है, या फिर वो वहाँ से पैसे कमा रहा है वो, तो वो भी हमारे इधर आएंगे, जीएनपी में ऐड होंगे वो, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। सो जीडीपी प्लस एनएफआई क्या बन गया, जीएनपी बन गया। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब होती क्या है, ये मैंने समझा दिया कि इनकम अर्नड बाय इंडियंस अब्रोड, सो इनकम अर्नड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, ठीक है। अब अगर देखिए, अगर जो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, अगर वो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो जीएनपी है, ठीक है, जीएनपी मतलब कि इंडिया में जो कमा रहे हैं और जो बाहर भी कमा रहे हैं, तो अगर ये पॉजिटिव है तो जीडीपी से बड़ा जीएनपी होगा, ठीक है, अपने याद रखना है। और वैसे भी जीएनपी इंडिया की ज़्यादा ही होती है, ठीक है, जीडीपी हमारी जीडीपी हमारी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि हमारी इतनी फार्म्स नहीं है ना बाहर के देशों में। अब इंडिया में तो कितनी फार्म्स लगा रखी हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी है चाहे बड़ा से बड़ा, वो इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया की जो जीडीपी है वो ज़्यादा बड़ी दिखती है जीएनपी से, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी कंपनीज हैं नहीं ना बाहर। उसके बाद अगर नेगेटिव होगा एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो जीडीपी ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। एंड मोस्टली इंडिया का यही रहता है, नेगेटिव रहता है एनएफआई, ठीक है। जीडीपी हमारी थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिखती है, क्योंकि इंडिया में जो फॉरनर हैं उन्होंने ज़्यादा कंपनीज लगा रखी हैं, ठीक है। जैसे अभी एलन मस्क भी कह रहे थे कि हम भी इंडिया में जाके टेस्ला चलाएंगे, ठीक है, तो वो भी फिर जीडीपी देखो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एनएफआई और नेगेटिव एनएफआई। फिर हम करेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी के बारे में। सो एनडीपी रिप्रेजेंट्स जीडीपी आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो नेट देखना है हमने, ग्रोस क्या था वो तो सारा था, नेट क्या है कि जो भी हमारा कटवा करके बच गया, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, सो ये रिप्रेजेंट करता है जीडीपी को। लेकिन जब जीडीपी से हम डेप्रिसिएशन को कम कर लेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब कि जो भी एक साल में, ठीक है, उसके ऊपर वियर एंड टीयर हुआ है, जो भी कम हुए हैं उससे लेन, मतलब कि अब उसकी वो जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है, डेप्रिशिएट हो चुका है वो चीज़। जैसे हम गाड़ी नहीं लेते हैं तो उसकी कीमत 10 लाख है, धीरे धीरे करके वही जो 6-5 लाख की रह जाती है, तो वो डेप्रिशिएशन हो गया। तो जीडीपी से वो माइनस कर देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया। डेप्रिशिएशन क्या होता है, डेप्रिशिएशन रेफर्स टू वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट ड्यू टू यूज ओवर टाइम। ओके, सो उसके बाद है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऊपर वाला क्या था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, नीचे वाला क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, एनएनपी। सो एनएनपी इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी। सेम ही है, बस जैसे हमने एनडीपी को क्या किया था, उसमें से हमने जीडीपी से डेप्रिसिएशन किया था, ठीक है, माइनस कर दिया था। इसमें क्या कर देंगे, बस इसमें हम जीएनपी से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, सिंपल सी बात है, ठीक है। काफ़ी मुश्किल लगते हैं कई बच्चों को फॉर्मूले, ये कि ये क्या है यार, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल ईजी है। हमने पहले कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, उस हमने पढ़ लिया। उसके बाद फिर इज इक्वल टू जीडीपी, जीडीपी हमने पढ़ी थी जो भी इंडिया में है ना, हम कर रहे हैं जो भी पैदा हो रही है इंडिया में, फिर माइनस उसको डेप्रिसिएशन कर दिया जो भी वियर एंड टियर हो रहा है, तो वो एनडीपी निकलेगी, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलेगा। और नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या था, जीएनपी से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, बिल्कुल ईजी है। ओके, उसके बाद नेशनल इनकम हमने देख ली थी, नेशनल इनकम इज एनएनपी होती है एट फैक्टर कॉस्ट, कि जी ठीक है, फैक्ट्री के अंदर अगर ये प्रीवियस सवाल आ जाता है कि नेशनल इनकम कैसे की जाती है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा नेशनल इनकम का, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों, क्योंकि हमने देखा था
कि जो मार्केट NNP एट मार्केट प्राइस क्या था हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो मार्केट प्राइस के ऊपर देख रहे हैं ना हम इसको, तो इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स जो लग रहे हैं वो माइनस कर देंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस के ऊपर, जैसे GST है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। आप खुद तो नहीं डायरेक्ट उसको दे रहे, ठीक है। उसके बाद मतलब कि दे तो आप रहे हो लेकिन दुकानदार के ऊपर है वो एक तरीके से, ठीक है, कि ये दुकानदार दे रहा है उसको चीज़ से काट के, लेकिन भरते तो आप बोले तो इनडायरेक्ट है वो। जैसे इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे GST है, कस्टम ड्यूटी है, तो वो इनडायरेक्ट में आते हैं ये, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। उसके बाद उसका सब्सिडीज़ क्या है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सके, ओके। तो ये तो सब्सिडी तो ईजी चीज़ है। जैसे फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी मिलती है किसानों के लिए कि ज़्यादा इनपुट वो ग्रो कर पाएँ, उनका खर्चा कम आए बेसिकली, ठीक है। फूड सब्सिडी दी जाती है जैसे। फिर चलते हैं पर्सनल इनकम की तरफ। तो इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल को जो भी एक्चुअली मतलब कि रिसीव हो रही है इनकम वो पर्सनल इनकम होती है। जैसे कि इट इंक्लूड्स, इसमें वेजेस आ गई, जो भी उसको तनख्वाह मिल रही है वेज हो गया, ठीक है, रेंट वगैरह आ गए। उसके बाद रेंट मिल रहा है ना, उसको रेंट भी तो मिल रहा होगा अगर उसने कहीं किराए पे चढ़ा रखा है मकान या कोई प्लॉट वगैरह। फिर इंटरेस्ट मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं से, पेंशन अगर मिल रही है, ट्रांसफर पेमेंट्स हो गया, तो सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती है पर्सनल इनकम में। बल्कि जो भी उसमें एक्चुअली में उसको पेमेंट आ रही है कहीं ना कहीं से, उसकी पर्सनल इनकम है वो। अब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या है, इसमें से जो भी हमारा खर्चा पानी निकाल के जो पैसा बच गया हमारी जेब में खर्चा करने के लिए, वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है, ठीक है। इनकम अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग एंड सेविंग। अब देखो, अगर लाइक आप कहीं किराए के घर में रहते हो, ठीक है, किराए का घर है, उसका किराया तो आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे आज भरो चाहे कल भरो, ठीक है, 1 महीने के बाद भरो, तो किराया तो भरना पड़ेगा ना। तो वो आपकी इनकम तो है नहीं, वो तो जानी है आपकी जेब से, ठीक है। तो जो सारी आपने खर्चा पानी निकाल के बिजली का बिल भर दिया, वाईफाई का बिल भर दिया, मोबाइल का रिचार्ज कर दिया, उसके बाद जो आपके पास आपकी जेब में पैसा बचा है वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम, जो हमारी पर्सनल ऊपर वाली आ रही थी सारी, लेकिन माइनस कर दिया डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इसमें से टैक्सेस को डायरेक्ट को माइनस कर दिया हमने, डायरेक्ट टैक्स जो भी इसके ऊपर लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो हमें देनी पड़ेंगे। उसके बाद प्राइवेट इनकम क्या है, सो प्राइवेट इनकम क्या होती है, इनकम रिसीव्ड बाय प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। जो भी मतलब की इनकम हमें रिसीव हो रही है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, जितने भी सोर्स हैं चाहे, ठीक है, चाहे इंडिया में है चाहे आउटसाइड द कंट्री है, जो भी हमें सोर्स पैसा मिल रहा है वो प्राइवेट इनकम है हमारी, ठीक है, हमारी खुद की प्राइवेट इनकम, ठीक है। जैसे कहते नहीं कि भाई ये तो हमारा प्राइवेट मोबाइल है कि हमारा है तो, ठीक है। उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्राइवेट इनकम, ऐसे कभी आता भी नहीं है ये। फिर पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होगी, एवरेज इनकम अर्नड बाय पर पर्सन, ठीक है, कि पर पर्सन कितने पैसे कमा रहा है, तो वो पर कैपिटा इनकम है। फॉर्मूला क्या है इसका, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम और पॉपुलेशन के साथ हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे लगा लो कि एक घर में 4 बंदे रहते हैं, ठीक है, एक 100 रुपये कमा रहा है, दूसरा 200 कमा रहा है, ठीक है, और जो तीसरा है वो भी 100 कमा रहा है, चौथा 50 रुपये कमा रहा है, या फिर उसको लगा लो कि 200 कमा रहा है, ठीक है। तो 2 बंदे 200 कमा रहे हैं और 200 कमा रहे हैं, ठीक है, 200 200 400 हो गया, उसका 100 600 हो गया, ठीक है। अब कितने बंदे घर में, 4 बंदे हैं, तो 4 बंदों को हम क्या कर देंगे, 600 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी निकल के आएगा डिवाइड करके, तो वो क्या हो गया उसकी पर कैपिटा इनकम होगी कि पर कैपिटा कितने बंदे पैसे कमा रहा है। इसलिए इंडिया की पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम आती है दूसरी कंट्री से, क्यों, क्योंकि इंडिया में वास्ट पॉपुलेशन है यार, कितनी ज़्यादा 150 करोड़ पॉपुलेशन रहती है अप्रोक्स, ठीक है। तो इसलिए इंडिया की पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम आती है। जो छोटी छोटी कंट्रीज़ होती है ना, इनमें पॉपुलेशन बहुत कम होती है, उसमें आपने देखा होगा कि उनकी पर कैपिटा इनकम जो काफ़ी हाई होती है उनकी, क्यों, क्योंकि उसमें जो पॉपुलेशन है वो भी तो कम है, ठीक है, तो पैसा बंटेगा कम, ओके। तो ये अपने ऐसे याद रखना है पर कैपिटा इनकम को। सो इंपॉर्टेंस क्या ऐसी मेजर करता है एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड्स को, यूज्ड फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन, ओके। उसके बाद मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट मेथड होता है, तो प्रोडक्ट, ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम, प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू ऐड करते जाएंगे, ठीक है, जैसे वैल्यू एडेड मेथड। सो नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे हम आगे समझते हैं। सो इसमें जैसे मैं आपको समझाऊँ, कोई भी, जैसे हमने बिस्कुट की एग्जांपल ली थी, ठीक है, बिस्कुट की एग्जांपल ली थी स्टार्टिंग में, तो उसमें आटा डल रहा था, ठीक है, कुछ चीनी डाल दी हमने, थोड़ा सा दूध मिला दिया, फिर बाद में बिस्कुट तैयार हुआ, ठीक है। अब ईच स्टेज के ऊपर जितना भी पैसा खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो वो वैल्यू एडेड मेथड होती है उसकी। तो नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्राइस, कि पहले 10 रुपये का दूध लग गया, 10 रुपये का आटा लग गया, ठीक है, 10 रुपये की चीनी लग गई, फिर आके बिस्कुट बन गया। तो हर स्टेज के ऊपर जो भी पैसा लग रहा है उसको ऐड करते जाएंगे, तो क्या बन गया आपका वैल्यू एडेड मेथड बन गया, प्रोडक्ट मेथड उसको कह देते हैं,
ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू आउटपुट वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन थी वो हम माइनस कर देंगे बीच में से, ठीक है। तो आपकी आउटपुट वैल्यू बन जाएगी वो, ठीक है। वैसे इतना फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बता दूंगा मैं। तो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है इसको, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल इनकम मेथड क्या है, तो नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय ऐडिंग ऑल फैक्टर इनकम, जितनी भी फैक्टर इनकम जब हम ऐड कर देते हैं उसको इनकम मेथड बन जाती है वो, ठीक है। कि इनकम ऐड करते रहेंगे, जैसे कि रेंट से आ गया, वेज से आ गया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय एडिंग एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड एंड और सर्विसेज। जैसे कि नेशनल इनकम हमारी, उसको मेजर कैसे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर की खर्चा कितना हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई एक बंदा है, वो दुकान पे जा, दुकान वाला देख रहा है उसको कि भाई इसने 100 रुपये की चीनी ले ली, ठीक है, और 200 की इसने बोतल ले ली वो सरसों के तेल की, ठीक है, और इसने साबुन का वो ले लिया। बल्कि दुकानदार ना उसको देख रहा है कि खर्चा कितना कर रहा है बंदा, तो जो खर्चे के हिसाब से, एक्सपेंडिचर के हिसाब से वो देख रहा है बंदा कि भाई कितना खर्चा करता है ये हर महीने, तो उससे जो हिसाब लगाया जाता है उसको एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आ जाता है कि जी डी पी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब होते हैं क्या है, सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब कंजप्शन कितनी कंजप्शन है उसकी, आई क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है कि इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है वो, जी गवर्नमेंट का खर्चा कितना है, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, और एक्स क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, और एम पे इम्पोर्ट हो गया, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो वो बन गया हमारा इसका जी डी पी का फॉर्मूला। सो नॉमिनल जी डी पी क्या होती है, अब नॉमिनल एंड रियल, जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पी वाई क्यू भी मिल जाएंगे आपको, और ये आगे भी आने की संभावना इसकी तो रहती है, नॉमिनल जी डी पी की एंड रियल जी डी पी की। तो नॉमिनल जी डी पी क्या है, जी डी पी कैलकुलेटेड एट करंट मार्केट प्राइस, मतलब कि जो अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है, जैसे अभी आप बाजार में कोई आलू लेने जा रहे हो, तो आलू कितने रुपए के भी चल रहे हैं, तो वो नॉमिनल जी डी पी है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी देखोगे कि भाई दस साल पहले तो भाई आलू 5 रुपये किलो मिलते थे, अभी 20 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो मैं तो 5 रुपये के हिसाब से पैसा दूंगा, ऐसा थोड़ी है। जो अभी पैसा रेट चल रहा है अभी बाजार में आलू का, ठीक है, वो तो हो गया, अब तो वो नॉर्मल जी डी पी है। तो करेक्टरिस्टिक क्या होंगे इसके, अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से अफेक्टेड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अभी महंगाई हो चुकी है। उसके बाद फिर डज नॉट रिफ्लेक्ट रियल ग्रोथ एक्यूरेटली, रियल ग्रोथ तो बता ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसमें तो भाई महंगाई ऐड हो रखी है। अब महंगाई तो वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी वहाँ पे, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि उसकी जो रियल जो प्राइस है वो कितना है। लेकिन जो रियल जीडीपी होती है वो आपको एक्यूरेट इंडिकेटर बताएगी इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्यों, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो जीडीपी कैलकुलेटेड एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस, इसमें रियल जीडीपी में हमेशा एक बेस होगा कि जिस बेस के ऊपर आप उसको कैलकुलेट करोगे। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इसमें से इन्फ्लेशन रिमूव कर दी जाएगी, और बेटर इंडिकेटर होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। कि जैसे हम 10 साल पहले देखें कि 2016 में, हाँ तो 2016 में अभी 26 चल रहा है, तो 16 में भाई 20 रुपये के 5 रुपये के आलू आते थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी वो 20 रुपये के आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी उसके बीच महंगाई ऐड हुई है, ठीक है, महंगाई ऐड हुई है, वो महंगाई अब हम 20 रुपये से माइनस कर देंगे, तो जो निकल के आएगा प्राइस उसका, वो असली प्राइस होगा कि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये होगी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, तो मेजर करता है प्राइस चेंजेस इन एन इकोनॉमी, जो भी हमारी इकोनॉमी में प्राइस चेंज हो रहा है, ओवरऑल प्राइस चेंज हो रहा है, उसको जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। एंड जीडीपी डिफ्लेटर काफ़ी अच्छा माना जाता है इसको, क्योंकि अच्छा इंडिकेटर होता है ये, क्योंकि सारी की अपनी इकोनॉमी का रिफ्लेक्ट कर सकता है कि कैसे बढ़ रही है, आगे चल रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड कर देंगे रियल जीडीपी को, और 100 के साथ गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसका, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जो हमारी इकोनॉमी को पूरी ओवरऑल बताएगा कि भाई कैसे आगे बढ़ रही है, कितना क्या चल रहा है, ठीक है, उसको जीडीपी डिफ्लेटर कह देते हैं। फिर ग्रीन जीडीपी क्या है, तो ग्रीन जीडीपी मतलब कि जो भी हमने नुकसान किया था एनवायरनमेंट का, ठीक है, नुकसान करके जो हमें इनकम असली जनरेट हुई है, नुकसान वगैरह माइनस करके, ठीक है, पेड़ पौधे जो काटे थे उसका नुकसान भी तो भरना पड़ेगा, तो जो बचेगा उसके बाद वो ग्रीन जीडीपी है। तो ग्रीन जीडीपी एडजस्ट जीडीपी बाय कंसाइडिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कि जो भी हमने नेचुरल रिसोर्स को डिप्लीट किया था, ख़राब किया था, जंगल को आग लगा दी, पेड़ पौधे काट दिए, ठीक है, उसके बाद जो बच गई इनकम हमने जनरेट किया असली में, उसको ग्रीन जीडीपी कहेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि मैंने इतने पेड़ काट के ये बना लिया, तो वो नुकसान भी तो किया है, ठीक है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखेगी, ये इन्वायरमेंटल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करेगी ग्रीन जीडीपी। इंपॉर्टेंस क्या होती है नेशनल इनकम की, तो जो नेशनल इनकम है, ठीक है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर सकती है,
हेल्प कर सकते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, असिस्ट कर सकते हैं बजट प्रिपरेशन करने में, फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन, ठीक है। मेंस में पॉइंट्स लिख सकते हो आप ये सारे। इंडिकेट करेगी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की कितना अच्छा स्टैंडर्ड है किसी बंदे का। तो हेल्प आइडेंटिफाई सेक्टरल परफॉर्मेंस की कौन सा सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है। जैसे कोई सीमेंट का हो गया, बिजली का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का, कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उससे पता चल सकता है नेशनल इनकम से। उसका इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है नेशनल इनकम, ऐसा नहीं कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। तो इसमें इग्नोर कर दिया जाता है इनकम इनक्वालिटी को, ठीक है। अब देखो जैसे अंबानी है, कि अंबानी तो वो करोड़ों पैसे कमा रहा है, अरबों पैसे कमा रहा है, ठीक है। अभी एक बंदा कोई दिन का बेचारा 300-400 भी कमा रहा होगा, बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन हम नेशनल इनकम की करते क्या हैं, जैसे हमने पर कैपिटा देखा था, तो पर कैपिटा में तो क्या हो गया भाई, एक बंदे का पैसा निकल के आ गया कि एक बंदा इतने पैसे कमा रहा है एक घर में, ठीक है। लेकिन नेशनल इनकम में क्या है, वो हम पूरी का ऐड करेंगे ना, अंबानी का भी ऐड होगा, जो बेचारा 200 कमा रहा है, 300 कमा रहा है, उसका भी ऐड होगा। तो अच्छे से इसमें से इनक्वालिटी ज़्यादा दिखेगी हमें, ठीक है। तो समझ गए हो, तो एक्सक्लूड किधर, हाँ, इग्नोर इनकम इनक्वालिटी। तो जो इनकम इनक्वालिटी है यहाँ पे, ठीक है, वो इग्नोर कर देते हो आप कि यार भाई वो बात नहीं बनी यार भाई, ऐसा तो कोई बंदा बेचारा गरीब है, ठीक है, कोई ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो इनक्वालिटी इससे इग्नोर कर दी जाती है, उसका पता नहीं चलता कि कौन ज़्यादा गरीब कौन अमीर है। एक्सक्लूड कर देते हैं अनपेड हाउस होल्ड वर्कर को, ठीक है। जैसे घर में माएँ काम करती हैं, बहनें काम करती हैं, ठीक है, सब्जी दाल बना रही हैं, अब उसकी तो उनको कोई इनकम मिल नहीं रही, तो उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है नेशनल इनकम में। फिर डज नॉट मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं पता चलती इसमें कि कौन कैसे जी रहा है ज़िंदगी को। इग्नोर कर देते हैं इन्वायरमेंटल डैमेज को, इसलिए तो ग्रीन जीडीपी आई थी ना। इग्नोर इसको इन्वायरमेंटल डैमेज को तो इसमें इग्नोर कर दिया जाता है नेशनल इनकम में। फिर ब्लैक इकोनॉमी नॉट फुली इंक्लूडेड, ब्लैक इकोनॉमी बल्कि जो भी काला धन वगैरह चल रहा है, ब्लैक मार्केट चल रही है, वो भी इसमें ऐड नहीं होती। तो ये लिमिटेशंस हैं नेशनल इनकम की, जो आप मेन्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो नेशनल इनकम इन इंडिया, तो नेशनल इनकम एस्टिमेट आर प्रिपेयर्ड बाय, याद रखना है आपने, NSO तैयार करता है इसको, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। करंट जीडीपी बेस ईयर, हमारा जो करंट जीडीपी बेस ईयर है वो 2011-12 है, ठीक है। इसको शायद अभी अपडेट तो नहीं किया था, चेक कर लेते हैं एक बार अपडेटेड, क्योंकि मुझे लगता है इसको चेंज कर दिया था 22-23 के आसपास। हाँ, 22-23 कर दिया था इसको चेंज। तो आपने याद रखना है कि अभी 22-23 हो चुका है, जीडीपी के जो बेस ईयर है हमारा, ओके, करंट जीडीपी बेस ईयर 22-23 है। फिर यूपीएससी प्रीलिम्स के कुछ फैक्टर याद रखने हैं आपने, जो नेशनल इनकम हमने बढ़ी थी, NNP, ठीक है, नेट नेशनल जो प्रोडक्ट है हमारा फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, वो होता है नेशनल इनकम। जीडीपी मेजर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, फिर हमने ये सारे फैक्टर याद रखने हैं। जीएनपी मेजर प्रोडक्शन बाय रेजिडेंट करते हैं, ठीक है, जीएनपी में। रियल जीडीपी रिमूव इन्फ्लेशन, रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को ऑब्वियसली हम हटा देते हैं, तभी तो रियल प्राइस हमें पता चलते हैं। ग्रीन जीडीपी हमें पता है, इसमें इन्वायरमेंटल जो खर्चे हुए हैं, हमने काट दिया जंगल को, ठीक है, वो उसको फिर माइनस करके जो असली अपने पास पैसा है वो देखना होता है। NFI हमने देख लिया, जो बाहर से इनकम आ रही थी हमें, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो सारा आपने इसको करके जाना है। तो वन लाइन रिवीजन देख लेते हैं लास्ट में फिर से। जीडीपी हमने देख लिया, ठीक है, NFI, GNP, डेप्रिसिएशन वगैरह सारा तो आपने ये कर लेना है। एंड दिस इज़ द कंप्लीट चैप्टर ऑफ नेशनल इनकम फाउंडेशन। तो फाउंडेशन का चैप्टर था, अभी इसमें और इधर उधर चीज़ें और भी आती रहेंगी इसमें, लेकिन एक तरीके से आपका बेस बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए मैंने आज इसको करवाना सही समझा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर इसका जो करेंगे हम आगे देखते हैं, ठीक है, जब भी हमें टाइम लगेगा, क्योंकि साथ साथ अपनी भी चल रही है ना तैयारी, तो इसलिए देखते हैं जब भी टाइम लगेगा करवाने की कोशिश करूँगा। शायद साथ में मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं मेरे भी रिवाइज हो जाता है टॉपिक, ठीक है। तो एक तरीके से आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तब आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर नहीं लगा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम फिर भी यहीं पे होंगे। तो आपका